सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, अब एज 40+ हो गई है तो चश्मा लगना लाजमी है। तो खैर, ये तो अच्छा दिखने के लिए मैंने चश्मा लगाया। पास का दिखना कम हो गया है तो पेपर वेपर पढ़ने में दिक्कत जाती है, किताबें पढ़ने में प्रॉब्लम जाती है, इसलिए चश्मा बनाना पड़ा। तो खैर, आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर इस ईवीएम का किया क्या जाए। ये बड़ा संकट बहुजन समाज के लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया है। शासक वर्ग ने, शासक जातियों ने, उन्होंने ईवीएम लाकर भारत से लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया। तो अब इसके ऊपर किया क्या जाए, तो इसके लिए आप देख रहे होंगे कि वामन मेश्राम जी जो है, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वे पूरे महाराष्ट्र में ये यात्रा निकाल रहे हैं, ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा। तो पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि ईवीएम के ऊपर जो भंडाफोड़ का कार्यक्रम चलाया गया था, उसके बाद में मामला ठंडा पड़ गया था। तो मेश्राम साहब के अलावा कोई उस बात को हाथ लगाने को तैयार ही नहीं था, ना अभी भी है। तो कोरोना के बाद में जब ये मामला ठंडा पड़ गया, बाद में संगठन में भी बहुत सारी बातें हुई, गद्दारी वगैरह वगैरह की बातें हुई, तो फिर ऐसा लग रहा था कि ईवीएम पे बोलने वाला तो कोई है ही नहीं, तो उनका मस्त धड़ल्ले से सही काम चल रहा था। तो जब मेश्राम साहब ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा का निकाला तो वहाँ पर भी दिक्कत खड़ी हुई और वो कार्यक्रम होने नहीं दिया। तो फिर महाराष्ट्र में इस परिवर्तन यात्रा को चला रहे। लेकिन जब चला रहे हैं तो उससे आप माहौल देखेंगे कि जो ऐसा लोगों को जो महसूस हो रहा था कि कुछ हो नहीं रहा है, वो फिर से वो जान उनके अंदर आ रही है, वो जा रही है। इसलिए सतत प्रयास करते रहने से लोगों में उस ऊर्जा का संचार होता है। और इसका आप रिजल्ट देख रहे हैं कि मेश्राम साहब जिस रास्ते से निकल रहे हैं और रोड पे जो गांव है, तहसील है, वो लोग मेश्राम साहब का स्वागत कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। पिछली बार ऐसा दिखाई नहीं दिया था, लेकिन आप इस बार देखेंगे तो काफ़ी संख्या में छोटे छोटे जो कस्बे हैं, गाँव है, वहाँ के लोग भी मेश्राम साहब का स्वागत कर रहे हैं। महिलाएं तिलक लगा रही है, जो वहाँ का जो लोकल उनका संस्कार होगा, क्योंकि इस भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेप संगठन से तो 4000 से ज़्यादा जातियाँ इसमें जुड़ी हुई है और उनके अपने अपने कुछ लोकल संस्कार भी होते हैं। उसके अनुसार उनकी जो परंपरा है स्वागत करने की, उस हिसाब से स्वागत करते हैं। तो इस तरीके से ये माहौल फिर से गर्माते जा रहा है। तो अब ये जो मैटर चल रहा है, इसमें सोचने वाली बात ये है कि मेश्राम साहब ने इसमें काफ़ी रणनीतिक बातें इसमें चल रही है। वो आम लोगों को किसी को समझ में आ रही नहीं आ रही, लेकिन रणनीतिक बातें सारी है। तो पहला आप ये समझिए कि ये जो ईवीएम चल रहा है, ये 3 लोगों के भरोसे चल रहा है। एक है कांग्रेस, दूसरा बीजेपी और तीसरा चुनाव आयोग। ये बात मेश्राम साहब ही क्लियर कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी, चुनाव आयोग, इसमें से जो कमजोर कड़ी है वो चुनाव आयोग है। वो कैसे कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संविधान ने उसको अथॉरिटी दी है। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका तो कोई ईमान धर्म होता नहीं है। कोई नरेंद्र मोदी को समझाने से वो ईवीएम छोड़ देगा ऐसा तो नहीं होने वाला, या राहुल गांधी को बोलने से राहुल गांधी ईवीएम के ऊपर अपनी कोई बात करेगा ऐसा भी नहीं होने वाला। तो पॉलिटिकल लोग हैं, उनका तो वो तो बिन पेंदी के लूटे हैं। लेकिन चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है और उसको नियम, कायदे, कानून के अनुसार चलना पड़ता है। अब कांग्रेस, बीजेपी ने सपोर्ट किया और अपने मनपसंद का जो है कमिश्नर नियुक्त करते वगैरह, तो इस वजह से सारा गड़बड़ हो रहा है। तो ये जो चुनाव आयोग है, अगर इसके ऊपर लगाम लगाई जाए तो कुछ रास्ता निकल सकता है। तो इस रणनीति के तहत मेश्राम साहब इस परिवर्तन यात्रा और पिछले परिवर्तन यात्रा में अगर आप अंतर देखेंगे तो पिछले परिवर्तन यात्रा में नरेंद्र मोदी को टारगेट किया था, लेकिन वो तो मोहरा है। इस परिवर्तन यात्रा में चुनाव आयोग को टारगेट किया है।
और वही सही रास्ता है। तो चुनाव आयोग जो है वो चुनाव आयोग संविधान के दायरे में बंधा हुआ है, तो उसको उस पे लगाम लगाने के लिए फिर मेश्राम साहब ही रास्ता बता रहे हैं कि संविधान जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनका पैनल बनाया जाए और उनके दिशा निर्देशन में नियंत्रण में यह काम हो। और इसलिए कि आज के समय में भी हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, भला ही मेश्राम साहब ने और विषय निकाले थे कि बेलगाम होती न्यायपालिका पर लगाम कैसे लगाई जाए, लेकिन भरोसा इस सेंस में कर सकते हैं कि जो जजेस है वो संविधान से बंधे हुए होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भारत की सुप्रीम है, तो वो उसमें जो जज जो निर्णय देते हैं उसका केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी उसका अध्ययन करते हैं, दुनिया पर भी उसका असर पड़ता है और उस संविधान के दायरे में रहकर उन्हें जवाब देना पड़ता है। अब ये बात अलग है कि जो शासक जाति के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उन्हें मजबूर कर रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन आप कल्पना करिए, जैसा कि मेश्राम साहब सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जस्टिस रहे हैं गोगोई सर, तो गोगोई सर के बारे में बताते हैं कि एक महिला ने उनके ऊपर आरोप लगाया, उसके बाद में फिर निर्दोष छोड़ दिया और फिर गोगोई जी का ईवीएम के ऊपर जो फैसला आया, तो ये क्या है कि गोगोई जी ने अगर तटस्थ रूप से अगर विश्लेषण किया जाए तो गोगोई जी ने मजबूरी में निर्णय दिया, इसका ये मीनिंग निकलता है। झूठा आरोप लगाया ना, दोनों बरी हो गए तो झूठा ही आरोप था, तो उन्होंने मजबूरी में निर्णय दिया। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि अगर ये झूठा आरोप वाली प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती तो गोगोई जी क्या निर्णय देते, सबूतों के आधार पे, और सारा फिर वो 100 पन्ने का 200 पन्ने का जो जजमेंट आता है सारे रेफरेंस के साथ, वो सारा आता है। तो मजबूरी में किया कार्य अलग चीज है, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज है उनकी मंशा गलत करने की नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्माण की जाती है कि कुछ इस पे निर्णय जो है वो उस हिसाब से देने पड़ते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा किया जा सकता है, आज के समय में भी किया जा सकता है। पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का वो मामला नहीं रहा और वो संविधान के दायरे में बंधी हुई है, ये उसमें मूल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि अगर निर्णय देना है तो उस संविधान की को ध्यान में रखते हुए निर्णय देना होगा। जनता जो है, जो समाज है, जो उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो तो इस बात को समझते हैं ना, और फिर दुनिया में भी उसकी चर्चा होती है। तो मेश्राम साहब जो है ये रणनीति के तहत काम कर रहे हैं कि पहला चुनाव आयोग को टारगेट करना, दूसरा संविधानिक पीठ बननी चाहिए जिसके दिशा निर्देशन में चुनाव हो, ईवीएम के ऊपर नियंत्रण होने के लिए। और अगर ये नहीं भी अगर मान लो करते हैं तो फिर आगे का उन्होंने बताया है, कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि आप 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50, 100, 200 लोगों की मीटिंग लगाओ और चुनाव आयोग को भेजो कि अगर इस तरीके से पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई और उसकी गिनती और मिलान का मामला नहीं चलाया तो फिर आगे चल के हम ईवीएम मशीन तोड़ेंगे। ये क्या है, ये जो शतरंज की बिसात, शतरंज की बिसात इसे कहते हैं। अगर ये रास्ता अपनाया तो ठीक, वो नहीं तो फिर दूसरा रास्ता, वो नहीं तो फिर तीसरा रास्ता, कहीं ना कहीं तो अटकेगा। तो उस दिशा में मेश्राम साहब काम कर रहे हैं और ये 1 साल तक जो ये यात्रा चलेगी तो आप सोचिए कि भारत में ईवीएम के प्रति क्या खतरनाक माहौल खड़ा हो जाएगा। और एक कंटिन्यू 1 साल तक चलनी चाहिए, 2024 तक का, जैसा मेश्राम साहब ने कहा, तभी ये मामला बड़े पैमाने पर उठेगा और लोग जो है
इसके विरोध में खड़े होंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि इजराइल में जो वहाँ का जो राष्ट्रपति है उसने सुप्रीम कोर्ट की पावर छीनने और लोकतंत्र को ख़त्म करने के तहत काम करना शुरू किया, तानाशाही बरतनी शुरू की। तो वह लाखों लोग इजराइल पर सड़कों पर उतर गए तानाशाही के विरोध में, लोकतंत्र बचाने के समर्थन में। वहाँ की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो भी उस लोकतंत्र के समर्थन में खड़ी हो गई है। तो ऐसा नहीं कि लोग खड़े नहीं होते हैं, बात है कि उन लोगों तक सही जानकारी पहुँचे और ईमानदारी से वो जानकारी पहुँचे। बहुत सारे गुमराह करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन जो यात्रा जो मेश्राम साहब निकाल रहे, तो इतनी हिम्मत तो किसी में नहीं है कि वो ईवीएम के या तो बयान नहीं दे रहे तो यात्रा की छोड़ो। बहुत सारे पॉलिटिकल जो नेता है वो बयान तक नहीं दे रहे हैं ईवीएम के बारे में। तो इसका तो यही है कि जो यात्रा चल रही है, तो महाराष्ट्र में या भारत के अन्य राज्यों में भी जहाँ जहाँ पर ये मेश्राम साहब की यात्रा आएगी, तो आप उसमें तन मन धन के साथ में सहयोग करिएगा और इसका रिजल्ट आपको 2024 में देखने को मिलेगा। क्योंकि मेन मुद्दा ईवीएम पर नियंत्रण पाने का ही है। ये ब्राह्मणों का आज के समय का ब्रह्मास्त्र है, जिससे वो करोड़ों इस बहुजन समाज के लोगों के हक अधिकार के ऊपर तलवार चला रहे हैं। इस ब्रह्मास्त्र को रोकना बहुत जरूरी है और उसके लिए उतनी ही ताकत की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो यही ईवीएम का रास्ता है कि हम लोगों ने मीटिंगें लगा कर ईवीएम के बारे में सोशल मीडिया पे जितना अधिक से अधिक हो सके बिल्कुल डालते रहना चाहिए। मैं जो सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं या जो आप लोग भी जुड़े हैं, कुछ नहीं करना है, फेसबुक पे केवल डेली पोस्ट डालना है, ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग क्या बोलते हैं मेश्राम साहब, चुनाव आयोग जो है वो चोरों का सरदार है। तो ईवीएम मशीन मुर्दाबाद, ईवीएम मशीन चोर है, या अपने तरफ से जो आप नारे लगा सकते हैं जो आपके हिसाब से सूटेबल हो। मेश्राम साहब तो वो तो कड़ी बोली बोलते हैं, लेकिन आपके हिसाब से जो सूटेबल हो वो ईवीएम को लेकर एक ना एक पोस्ट जरूर डालनी है फेसबुक के ऊपर। तो डेली फेसबुक के ऊपर ये पोस्ट चलती रहेगी। केवल शेयर करने से मामला नहीं चलेगा, अपनी खुद की भी आप पोस्ट डालिए, 4 शब्द 5 शब्द 2 लाइन में, ताकि डेली वो ईवीएम के ऊपर ही बात दिखे। और 24 तक तो डेली ईवीएम ही बोलना है हमको, 24 घंटे में एक बार ईवीएम के विरोध में बोलना ही बोलना है। तो यही मैं कहना चाहता था। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्य।